Dear students, this is the lecture 2 for electrostatics. आज हम लोग पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को जाना था, उसके बाद चार्ज क्या होता है और उसका प्रॉपर्टीज़, चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ को जाना था। उसके बाद हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को जाना था और इंडक्शन ऑफ चार्ज को जाना था। आज आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग चार्ज डेंसिटीज़ कितने टाइप का होता है ये समझते हैं। तो इसमें सबसे पहला टाइप है लीनियर चार्ज डेंसिटी। जब चार्ज किसी लीनियर बॉडी यानी वन डायमेंशनल बॉडी पर स्प्रेड होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तब जो कैलकुलेशन करते हैं चार्ज का वो किस में करते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी में। और इस लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं? लेम्डा से करते हैं। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड, वायर या कोई भी लीनियर बॉडी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो डेफिनेशन हो गया चार्ज अपॉन लेंथ। इसको आप सिंपल वे में एक एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं। मान लो आपको जो फिगर में यहाँ पर दिख रहा है, फिगर में ये क्या है? ये रॉड है। रॉड का मतलब वन डायमेंशनल बॉडी है। इस रॉड का लेंथ कितना है? L, और इस पर चार्ज कितना फैला हुआ है? Q। ये Q चार्ज इस रॉड पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो ऐसे आप सोचो, इस रॉड के L लेंथ पे कितना चार्ज फैला हुआ है? Q। तो इस रॉड के यूनिट यानी इकाई लंबाई पे कितना चार्ज फैला हुआ है? Q/L। इसी क्वांटिटी को हम किस चीज़ से दिखाते हैं? लेम्डा से, यानी लेम्डा का मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब लेम्डा का डायमेंशन देख लेते हैं। जैसा कि फॉर्मूला से क्लियर है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? Q/L। तो इसका डायमेंशन कैसे लिखेंगे? चार्ज का तो IT और लेंथ का कैपिटल L। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लेम्डा का डायमेंशन क्या हो गया? ITL-1। उसी तरह SI यूनिट इसका क्या हो गया? चार्ज का कूलम और नीचे में लेंथ का मीटर, तो कूलम पर मीटर, ठीक है। CGS यूनिट भी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो CGS क्या हो जाएगा? स्टैट कूलम पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो वो तो आप कैलकुलेट आराम से खुद से कर सकते हैं। क्लियर? अब हम लोग चार्ज डेंसिटीज़ के सेकेंड टाइप पे आते हैं, और वो क्या है? और वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी। यानी अब चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है, तब उसको क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज़ डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा जो हो गया वो क्या हो गया? चार्ज अपॉन एरिया। इसको भी उसी तरह से समझते हैं। अगर किसी सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि किसी सरफेस के ए एरिया पे अगर Q चार्ज फैला हुआ है तो यूनिट एरिया पे कितना चार्ज फैला होगा? Q/A। इसी Q/A को ही क्या बोलेंगे? सिग्मा, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का डायमेंशन देख लेते हैं। चार्ज का IT, लेंथ और एरिया का L²। तो फाइनली सिग्मा का जो डायमेंशन आया वो क्या आया? ITL-2। SI यूनिट भी उसी फॉर्मूले से देख लेंगे। चार्ज का कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो SI यूनिट क्या हो गया? सरफेस चार्ज डेंसिटी का कूलम पर मीटर स्क्वायर। CGS यूनिट भी अगर देखना है तो वो भी देख सकते हैं। CGS चार्ज का स्टैट कूलम और एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली CGS यूनिट क्या आया? स्टैट कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेचर लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जितने भी तरह का, चूँकि चार्ज स्केलर है, जितने भी तरह के चार्ज डेंसिटी का जो नेचर होगा वो स्केलर होगा। क्लियर? अब आप एक एग्जाम्पल के ज़रिए सरफेस चार्ज डेंसिटी को समझो। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि किसी स्फीयर पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लो वो चार्ज कितना है? Q चार्ज यूनिफॉर्मली, इस स्फीयर पे Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है और इस स्फीयर का रेडियस R है। तो इस स्फीयर का एरिया हम लोग कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? इस स्फीयर का एरिया हो जाएगा, सरफेस एरिया किसी स्फीयर का क्या होता है?
4πr²। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज कितना फैला हुआ था, q, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था, और एरिया इसका कितना है, 4πr²। तो यहाँ पर अगर आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करने बोलेगा तो q अपॉन 4πr², ऐसा यूनिट तो पता है ही, कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज डेंसिटीज के तीसरे टाइप को समझते हैं। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको रो से दिखाते हैं, इसको जो डिनोट करते हैं वो रो से। इट इज़ डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम यानी चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। इसको भी एक एग्जांपल के ज़रिए आप समझ सकते हैं। मान लो कोई स्फीयर है और इसका रेडियस r है, और इस स्फीयर में कंप्लीट वॉल्यूम में यानी इनसाइड और सरफेस कंप्लीट वॉल्यूम में अगर मान लो कितना चार्ज फैला हुआ है, q, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो आप बोल सकते हो इसके v वॉल्यूम में कितना चार्ज है, q चार्ज है। तो यूनिट वॉल्यूम में क्या होगा, q अपॉन v। इसी q अपॉन v को क्या बोलेंगे, रो। ठीक है। अब आपको अगर बोलेगा कैलकुलेट करने, चूंकि आपको रेडियस पता है तो रो कैसे कैलकुलेट करना, चूंकि चार्ज q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो चार्ज q अपॉन वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3πr³। तो रो इज इक्वल टू q अपॉन 4/3πr³, और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर क्यूब, चूँकि वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। तो ये तीन था चार्ज डेंसिटीज़। सबसे पहले हमने एक्सप्लेन किया था लिनियर चार्ज डेंसिटी, उसके बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड देन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो सारे टाइप का चार्ज डेंसिटीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कूलम्ब्स लॉ को समझते हैं। कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब किसी दो चार्जेस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उन दो चार्जेस के बीच जो डिस्टेंस होगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये स्टेटमेंट है किसका, कूलम्ब्स लॉ का। क्लियर। अब हम लोग कूलम्ब्स लॉ को समझते हैं। मान लो कोई दो चार्ज है, एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है। दोनों का नेचर क्या है, सेम है, दोनों पॉजिटिव है। तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच कौन सा फोर्स लगेगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो टाइप का होता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सिव लगेगा, बिकॉज दोनों चार्जेस का नेचर क्या है, सेम है, दोनों पॉजिटिव है। तो कूलम्ब्स लॉ इज़ वैलिड फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। क्लियर। अब आप देखो ये जो Q1 चार्ज है पॉजिटिव, और ये चार्ज Q2 ये भी क्या, पॉजिटिव, इनके बीच में कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव। तो ये Q1 चार्ज क्या चाहेगा, इस Q2 चार्ज को इधर पुश करना, और ये Q2 चार्ज भी क्या चाहेगा, उसी स्ट्रेंथ के साथ, उसी स्ट्रेंथ यानी उसी फोर्स F के साथ इधर पुश करना। तो इनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, उसको मान लो F। तो कूलम्ब्स लॉ के स्टेटमेंट के हिसाब से पहला क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। तो पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड Q1 है, दूसरे का Q2, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया Q1 इंटू Q2। और दूसरा स्टेटमेंट में दूसरी बात क्या थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पर जो फोर्स F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r² के, या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r² के। इस दोनों लॉज को अगर हम कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन r²।
इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला बना F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। अब आप बोलना कि इस फॉर्मूले का कोई प्रूफ है, तो एक्चुअल में ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, कूलॉम्स लॉ से। और लॉज का कोई प्रूफ नहीं होता, ये बात आपको याद रखना है। लॉज का कोई प्रूफ नहीं होता है, वो थाउजेंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही दिया जाता है और आपको उसको मानना होता है। क्लियर? तो लॉज का कोई प्रूफ नहीं होता है। तो कूलॉम्स लॉ से जो फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला आया वो क्या आ गया, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर उसी तरह अगर एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा चार्ज अगर नेगेटिव होता तो क्या होता है, ये Q1 चार्ज इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा होता, मान लो F फोर्स से, तो F फोर्स से, तो ये Q2 चार्ज इस Q1 चार्ज को इधर अट्रैक्ट करता उसी F फोर्स से, तो वो फोर्स अट्रैक्टिव हो जाता। ठीक है, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड, चूँकि Q1 और Q2 मैग्नीट्यूड है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड वही रहता, बस वो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होने से क्या होता, फोर्स अट्रैक्टिव हो जाता, लेकिन फोर्स का स्ट्रेंथ वही रहता। ठीक है, जैसे आप मान लो ये 1 कूलॉम का चार्ज है और ये +2 कूलॉम का चार्ज है, इनके बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा, मान लो 10 न्यूटन का रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। अगर ये पॉजिटिव रहता, प्लस पॉजिटिव का 1 कूलॉम रहता और ये -2 कूलॉम रहता नेगेटिव का, तो इनके बीच भी फोर्स कितना लगता, 10 न्यूटन ही लगता। बट ये 10 न्यूटन हमने कैलकुलेट नहीं किया, इसको हमने क्या बोला है, मानने को। मान लो 10 न्यूटन लगता, तो ये 10 न्यूटन क्या होता, अट्रैक्टिव होता। ठीक है, तो नेगेटिव या पॉजिटिव से फ़र्क क्या पड़ेगा, सिर्फ अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स रिपल्सिव होगा, अगर उसी अमाउंट में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है, मैग्नीट्यूड वही है, तो फोर्स अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। अब आप देखो, ये फॉर्मूला आया कूलॉम्स लॉ से, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, इसलिए ब्रैकेट में हमने क्या लिख दिया, न्यूटन। इस इक्वेशन को F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, स्टार। इस इक्वेशन को क्या मान लिया, स्टार। यहाँ पर ये K क्या है, ये K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, और उस K का भी एक फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्साइलन। ये जो दिख रहा है आपको, ये उसको क्या बोलते हैं, एप्साइलन। ये ग्रीक लेटर है एप्साइलन। अब इस एप्साइलन का भी एक फॉर्मूला होता है। इस एप्साइलन का फॉर्मूला क्या होता है, एप्साइलन नॉट इंटू एप्साइलन। ठीक है, एप्साइलन नॉट, इस चीज़ को क्या पढ़ते हैं, एप्साइलन नॉट। क्लियर? तो फाइनली के क्या था, 1/4 पाई एप्साइलन। अब एप्साइलन की जगह पे जब आप एप्साइलन नॉट इंटू एप्साइलन आर पुट करना, तो के का फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया, 1/4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू एप्साइलन आर। अब आप ये बोलना कि ये आखिर है क्या, ये एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर है क्या आखिर, बहुत विचित्र, बहुत अलग अलग दिख रहा है। देखो आप लोग गलती मत करना, इसको एप्साइलन को आप ऐसे ही लिखना, यही सही है। अगर एप्साइलन को अगर आप ऐसे लिखना तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर? तो इसके पीछे पर्पस क्या है कि के का ऐसा फॉर्मूला क्यों दिख रहा है हमको, 1/4 पाई एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर, इसके वजह को जानेंगे। क्लियर? तो इसको समझते हैं सही से। देखो एप्साइलन जो है वो एक्चुअल में है क्या, या एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर है क्या। इसको ऐसे समझेंगे, ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने देखा था 2 मासेस कुछ डिस्टेंस पे रखा होता था, तो उस 2 मासेस के बीच में फोर्स लगता था, वो फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होता था।
लेकिन वो फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता था। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, सॉरी, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, G m1m2/r²। और इस G का वैल्यू दिया हुआ होता था 6.67 इंटू 10⁻⁻11 करके होता था, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², यही होता था उसका वैल्यू। तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू होता था, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता था, यानी यूनिवर्स में कहीं पर भी अगर आप जाना तो ये वैल्यू चेंज नहीं करेगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता था वो ऑलवेज, दो मासेस के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज क्या होता था, ऑलवेज अट्रैक्टिव होता था। और ये जी का वैल्यू क्या होता था, कांस्टेंट, ठीक है। जिससे कि क्लियर क्या हो जाता था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता था वो ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता था, यानी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता था, क्लियर। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन में, आप यहाँ पर ध्यान से समझना। मान लो एक Q1 चार्ज है और दूसरा चार्ज है प्लस Q2, और ये कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, r डिस्टेंस पे। मान लो चूँकि दोनों पॉजिटिव है इसलिए रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, मान लो इनके बीच का रिपल्सिव फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन। और ये रिपल्सिव फोर्स किसमें 1 न्यूटन आ रहा है, जब ये दो चार्ज एयर में रखा हुआ है, ठीक है। उसी दो चार्ज अगर दो चार्ज Q1 और Q2 को, प्लस Q1 और Q2 को सेम डिस्टेंस r पे अगर हमने मान लो वाटर में रख दिया, किस में रख दिया, वाटर में रख दिया, तो डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तब हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि हमने देखा कि फोर्स जितना पहले लग रहा था उससे कुछ कम फोर्स लग रहा है, मान लो 0.8 न्यूटन या 0.5 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या आ गया, चार्जेस भी सेम है और उनके बीच का डिस्टेंस भी सेम है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। लेकिन एयर में फोर्स 1 न्यूटन लग रहा था और वाटर में फोर्स कुछ अलग आ गया। इसका मतलब यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम। लेकिन ग्रेविटेशन में क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता था, वहाँ पर जी का वैल्यू कांस्टेंट होता था। यहाँ पर जो के का वैल्यू है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगा, इसलिए एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर अलग अलग चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं यहाँ पर उस के में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एयर में, एयर और वाटर या एयर और ऑयल, दो चार्जेस के बीच फोर्स डिफरेंट होता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है। और इन कांस्टेंट्स का वैल्यू वो एयर, वाटर, ऑयल सब के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है, क्लियर। तो अब हम लोग देखते हैं, चूँकि हमने पहले हमने फॉर्मूला निकाला हुआ है, फोर्स का फॉर्मूला क्या निकाला हुआ है, पहले हमने फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या निकाला हुआ है स्टार में, Q1 Q2/r², ये स्टार में हमने निकाला हुआ है। उसी अब आप यहाँ पर देखते हो, अब आप देखते हो कि एप्सिलॉन जो है वो किसके लिए यूज़ होता है। एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन को बोलते क्या है, एप्सिलॉन है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी किसी मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर, वैक्यूम या फ्री स्पेस, सबके लिए क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एयर, वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए लगभग बराबर होता है। यानी एप्सिलॉन क्या था, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम था, और एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस सबके लिए सेम होता है। एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन आर यानी यहाँ पर आर सफिक्स में लगा हुआ है, तो ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहलाता है। इसी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर, चूँकि हमने स्टार इक्वेशन स्टार में फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या निकाला हुआ है, K Q1
Q2/r², ये स्टार में निकाला हुआ है। और K का वैल्यू क्या हमने पता है, 1/4πε। अब मीडियम के लिए, किसी मीडियम के लिए फोर्स का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो एप्सिलॉन जो है वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, तो K की जगह पे यही वाला, इस फोर्स के फॉर्मूले में K की जगह पे इसी मीडियम का K जाएगा। और इस एप्सिलॉन का मान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो फाइनली K का मान क्या आ गया किसी मीडियम के लिए, 1/4πε0 तो इक्वेशन स्टार से फोर्स, किसी मीडियम में फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4π, K की जगह पे क्या पुट कर दिया हमने, ये मीडियम वाला K, 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर, Q1 Q2/r²। तो किसी भी मीडियम में अगर फोर्स का फॉर्मूला अगर यूज़ करना है, फोर्स का फॉर्मूला किसी मीडियम के लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब आपको एक और चीज़ याद रखना है, एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो अब आप देखो, अगर एयर है, मीडियम अगर एयर है, तो एप्सिलॉन आर की जगह पे आप क्या पुट करना, 1। तो फाइनली K कितना आ जाएगा, 1/4πε0। इसलिए उस इक्वेशन स्टार से एयर में अगर दो चार्ज प्लेस्ड है, तो उसके लिए फोर्स का फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, K का वैल्यू ये वाला देना है, यानी 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा, न्यूमेरिकल्स के लिए किसी मीडियम में अगर फोर्स का फॉर्मूला लिखना है तो ये लिखेंगे, और एयर के लिए डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इस मीडियम वाले फोर्स के इक्वेशन को इक्वेशन 3 मान लेते हैं, मीडियम वाले फोर्स के इक्वेशन को इक्वेशन 3 मान लेते हैं, और एयर वाले फोर्स के इक्वेशन को इक्वेशन 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी इक्वेशन 4 FA था और इक्वेशन 3 क्या था, FM। तो इस दो इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/1/εr, ये सब तो कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये क्वांटिटी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/1/εr। फाइनली ये चीज़ एप्सिलॉन आर आ जाएगा, यानी FA/FM क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर। यानी एप्सिलॉन आर जो आ गया वो किसका रेशियो आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम। आप यहाँ पे देख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर दो चार्जेस के बीच न्यूटन में ही होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम वो भी दो चार्जेस के बीच न्यूटन में ही होगा। तो क्लियर है कि ये चूँकि एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन आर को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं किसी मीडियम का, तो वो एप्सिलॉन आर क्या है, वो रेशियो है दो फोर्स का, तो यूनिट्स तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एप्सिलॉन आर क्या बचेगा, एक नंबर बचेगा, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर, और नंबर का कोई डायमेंशन होता नहीं है, ठीक है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस नंबर बचेगा। क्लियर। इसी चीज़ को हमने लैंग्वेज में लिख दिया है, एप्सिलॉन आर इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम। सिंस इट इज़ द रेशियो ऑफ टू फोर्स सो इट इज़ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब चूँकि आपको पता है, इससे पहले हमने देखा हुआ है एप्सिलॉन आर क्या था, FA/FM। उसी चीज़ से आप FA को क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन आर इंटू FM। इससे क्या पता चला कि फोर्स मीडियम वाले फोर्स में किसी क्वांटिटी से आपने मल्टीप्लाई किया तब एयर वाले फोर्स के बराबर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, मीडियम में जितना फोर्स दो चार्ज के बीच लग रहा है ना, उसका समथिंग टाइम्स एयर वाला फोर्स है। इसका मतलब क्या हुआ, एयर वाला फोर्स तो ग्रेटर है मीडियम वाले फोर्स से। अब अगर मीडियम एयर ही है तो एप्सिलॉन आर का तो वैल्यू 1 हो जाएगा। इससे क्या क्लियर हुआ कि एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। एयर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज ज़्यादा होगा किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में बिटवीन टू चार्ज। क्लियर। अब हम लोग
1/4πε0 का यूनिट एंड डायमेंशन देखते हैं। ठीक है, जैसा कि एयर के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला आपने याद किया हुआ है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। एप्सिलॉन आर का वैल्यू एयर के लिए क्या होता है, एप्सिलॉन आर का वैल्यू एयर के लिए 1, तो एयर के लिए तो फॉर्मूला ये हो गया। इसमें आप 1/4πε0 को अगर एक साइड करना तो ये क्या हो जाएगा, FR² Q1 Q2 के बराबर हो जाएगा। अब आप देखो 1/4πε0 का यूनिट एंड डायमेंशन कैसे लिखेंगे, तो 1/4πε0 1/4π ये जो चीज़ 1/4πε0 था वो किसके बराबर हो गया था, FR² Q1 × Q2। तो फोर्स के लिए ये यूज़ कर दिया MLT-2, R² के लिए यानी लेंथ के स्क्वायर के लिए L², नीचे में Q1 के लिए IT, Q2 के लिए भी IT, यानी फाइनली 1/4πε0 का जो डायमेंशन है कैलकुलेट करके ML3T-4 I-2। ठीक है, ऐसा यूनिट भी उसी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। फोर्स के लिए न्यूटन, R² के लिए मीटर स्क्वायर अपॉन चार्ज के स्क्वायर के लिए कूलम्ब स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर हो गया 1/4πε0 का डायमेंशन। CGS सिस्टम में अगर आपको यूनिट लिखना है, CGS यूनिट, तो कैसे लिखेंगे, न्यूटन की जगह पे डाइन, मीटर स्क्वायर की जगह पे सेंटीमीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर की जगह पे पर स्टैट कूलम्ब स्क्वायर। अब इसका वैल्यू भी होता है SI यूनिट में, वैल्यू 1/4πε0 का याद रखना है। ये न्यूमेरिकल डाटा है जो आपको याद रखना होता है। तो 1/4πε0 का जो वैल्यू होगा SI यूनिट में 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। क्लियर। अब हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन देख लेते हैं, किसका, ε0 का यूनिट एंड डायमेंशन देख लेते हैं। किसका यूनिट एंड डायमेंशन देख लेते हैं, ε0 का। ε0 का यूनिट एंड डायमेंशन देख लेते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ ε0। तो जैसा कि आपको पिछले वाले स्टेप में हमने बताया हुआ है, 1/4πε0 का डायमेंशन हमने क्या फाइंड आउट किया था, ML3T-4 I-2। अब आप देखो 4 इज़ द नंबर इज़ यूनिटलेस, पाई इज़ ऑल्सो ए नंबर, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, नंबर इज़ ऑलवेज यूनिटलेस या डायमेंशनलेस। तो नंबर तो डायमेंशनलेस होता है, 4 तो डायमेंशनलेस, पाई भी क्या है, डायमेंशनलेस। तो आप इसी स्टेप से ये फाइंड आउट कर सकते हो कि 1/4πε0 का डायमेंशन अगर ये है तो 1/ε0 का डायमेंशन भी यही होगा, चूँकि 4 और पाई क्या है, नंबर है। अब आप देखना 1/ε0 का डायमेंशन ये है, तो ε0 का डायमेंशन उसका जस्ट उल्टा, तो ε0 का डायमेंशन हो गया m पे पावर -1, यहाँ पर L3 था तो L पे -3, T पे -4 था तो यहाँ पे T पे 4, I पे -2 था तो यहाँ पे I²। तो SI यूनिट क्या हो गया, SI यूनिट इसका हो गया उसका 1/4πε0 या 1/ε0 का SI यूनिट क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो इसका उसका क्या है, इन्वर्स, डायमेंशन तो इन्वर्स है तो यूनिट भी क्या होगा, इन्वर्स। तो जहाँ जहाँ पर इसमें नेगेटिव है इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ε0 का जो SI यूनिट आपको याद रखना है वो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसका वैल्यू भी SI यूनिट में आपको याद रखना है। ε0 का वैल्यू SI यूनिट में क्या है, 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपको याद रखना तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं याद रखना तो भी ये जो कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू एग्ज़ाम्स में दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो याद नहीं भी रखना तो कोई बात नहीं है, बट जनरली याद हो जाता है, न्यूमेरिकल्स बनाते बनाते ये वैल्यू याद हो जाता है और आपको याद रखना भी है, सही रहेगा। अब हम लोग हमने अब तक क्या क्या जाना ये देख लेते हैं। हमने अब तक जाना चार्ज डेंसिटीज़ का टाइप, उसके बाद हम आ गए थे कूलम्ब्स लॉ पे। कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला हमने डिराइव किया, एयर के लिए डिराइव किया, फिर मीडियम के लिए डिराइव किया। उस फॉर्मूले में जो जो चीज़ यूज़ हुआ है उसको हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, सिस्टमेटिक वे में हमने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, वो जो उस फॉर्मूले में जो जो चीज़ आया उसका यूनिट्स एंड डायमेंशन भी हमने देख लिया, उसका वैल्यूज़ भी हमने देख लिया। क्लियर। अब हमने कोलम्बियन फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के प्रॉपर्टी को भी जानना है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का है
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का पहला प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, ये याद रखना है आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स एज डिपेंड्स ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एज इट डिपेंड्स, यहाँ पर इट छूट गया है, इट लिख लेना आप लोग। एज इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे सिर्फ डिपेंड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसलिए ये क्या है? कंजर्वेटिव इन नेचर। आपको कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन हमने क्लास 11th में बताया हुआ है, इस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर में ही हमने बताया हुआ है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में अगर नहीं बताया होगा तो वर्क एनर्जी एंड पावर में तो डेफिनेटली बताया होगा कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है। कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन जो होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ इंडिपेंडेंट, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। वैसा फोर्स जिसके कारण वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, क्या कहलाता है? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल क्या है? जैसा कि हमने लिखा हुआ है, चूँकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हमने पहले ही बताया कि ये क्या है? कंजर्वेटिव होता है नेचर में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सब क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर? थोड़ा सा कंजर्वेटिव फोर्स को एक्सप्लेन कर देते हैं आपको यहाँ पर। तो कंजर्वेटिव फोर्स को यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है? लेट्स सी, देखते हैं, एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। आपको हमने पहले ही क्लास में ऐसा बहुत बार बताया हुआ है। अब देखो आप यहाँ पर मान लो ये ग्राउंड फ्लोर पे कोई एम मास का बॉडी रखा हुआ है और आपको इसको कितना हाइट पे ले जाना है? मान लो h हाइट पे आपको इसको ले जाके प्लेस्ड करना है। एक पाथ आपके पास ये है। अगर आप जैसे ही ऊपर ले जाएंगे तो आपको हमने क्या बोला है? आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन कैलकुलेट करना है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप इस एम मास की बॉडी को मान लो आप इस पाथ से ले गए ऊपर और यहाँ ले जाके रख दिया आपने, ठीक है? आपको वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है तो आप क्या देखोगे कि फोर्स डायरेक्टली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है mg फोर्स, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट कितना है? h है, ठीक है? तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस पाथ से ले जाने में जो वर्क डन हुआ वो वर्क डन कितना हो गया? W1 अपोजिट डायरेक्शन में है तो mgh cos 180 यानी माइनस mgh, ठीक है? उसी तरह अगर आप ये दूसरा पाथ है, ये थोड़ा कर्व पाथ बनाते हैं, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये दूसरा पाथ है। अब आप देखो ये ग्राउंड और रूफ का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो तो h ही है, ठीक है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है? h है। अब आप इस बॉडी को आपने यहाँ ला के रख दिया, ठीक है? तो ऑलवेज आप देखो वर्क का मतलब क्या होता है? वर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स ऑलवेज क्या है? डाउनवर्ड। बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट वे में बोलना सही नहीं है, ठीक है? तो अब हमको देखना है फोर्स जिधर लग रहा है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। तो उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है h, ठीक है? यानी फोर्स के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो फिर से कितना है? h है। यानी इस केस में भी एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का 180 ही है, यानी इस केस में भी वर्क डन क्या होगा? माइनस mgh, ठीक है? और अब आप देखो अगर आपके पास ऐसा स्टेप्स बना हुआ है, दिस
दिस और दिस। फाइनली आप इस बॉडी को इस तीसरे पाथ से लाए और रख दिए यहाँ पर, ठीक है। इस तीसरे पाथ से आपने लाया और उसको वहाँ पर रख दिया, तो भी क्या होगा, कुछ नहीं होगा। फोर्स तो वर्टिकली डाउन लग रहा है, फोर्स क्या लग रहा है, वर्टिकली डाउन। और आप देखो फोर्स के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट वो अभी भी कितना है, h ही है, यानी इस केस का भी वर्क डन कितना होगा, W3 माइनस mgh ही होगा, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं होगा। यानी ओवरऑल हमको समझ में आया कि W इस ओवरऑल हमको समझ में क्या आया, W1 W2 W3 पाथ पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, वर्क तो क्या है, सेम है, वर्क माइनस mgh ही होगा और वर्क क्या है, सेम है। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स है, उसके कारण वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो ए कंजर्वेटिव फोर्स। सेम चीज़ स्प्रिंग फोर्स में भी है, स्प्रिंग फोर्स में भी ऑलवेज हम जब भी वर्क डन कैलकुलेट करते थे इनिशियल और फाइनल पोजीशन ही लेते थे। स्प्रिंग फोर्स इज ऑल्सो ए कंजर्वेटिव फोर्स एंड हेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसमें जो चार्जेस के बीच फोर्स लगेगा वो भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। और दिस फोर्स इज ऑल्सो एक कंजर्वेटिव फोर्स। को लगता है आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलम्बियन फोर्स का पहला प्रॉपर्टी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग कोलम्बियन फोर्स के नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। कोलम्बियन फोर्स का नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्शन रिएक्शन पेयर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। अब देखो यहाँ पर Q1 चार्ज प्लस Q1 और ये प्लस Q2 चार्ज समथिंग डिस्टेंस मान लो r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो ये Q1 चार्ज क्या चाहेगा, इस Q2 चार्ज को इधर धकेलेगा और ये Q2 चार्ज उसी स्ट्रेंथ के साथ इस Q1 चार्ज को किधर धकेलेगा, इधर। तो ये जो फोर्स है उसको हमने क्या बोल दिया, F21 वेक्टर, यानी फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 वेक्टर। और ये जो फोर्स है इसको हमने क्या बोल दिया, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। तो F12 ये हो गया और F21 ये हो गया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा क्योंकि फोर्सेज यहाँ पर सेम नेचर ऑफ चार्जेस के बीच का फोर्स क्या है, रिपल्सिव फोर्स है, ठीक है। उसी तरह एक और केस अगर आपको कंसिडर करना है, मान लो Q1 तो पॉजिटिव रहता और Q2 का मैग्नीट्यूड वही रहता, बस इसको क्या कर देना है आपको, नेगेटिव। तब फोर्स ये Q1 चार्ज इस Q2 चार्ज को अट्रैक्ट करता है इधर, तो ये Q2 चार्ज उसी स्ट्रेंथ के साथ इसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है इधर। तो फोर्स अब क्या हो जाता, इस केस में अट्रैक्टिव हो जाता, ठीक है। अब आप देखो एक्शन रिएक्शन पेयर है क्यों, एक्शन रिएक्शन पेयर हमने क्यों बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर क्यों है। तो एक्शन रिएक्शन पेयर के लिए भी बहुत सारे कंडीशंस को फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, फोर्सेस का एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़, दो डिफरेंट बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रहा है तभी एक्शन रिएक्शन पेयर बोलेंगे। और तो फोर्स क्राइटेरिया जो फोर्थ क्राइटेरिया है, नेचर शुड बी सेम। दोनों फोर्स का क्या होना चाहिए, नेचर शुड बी सेम। तो आप देखो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज प्लस Q1 चार्ज ये प्लस Q2 चार्ज को जितने स्ट्रेंथ से इधर रिपेल करता है, ये Q2 चार्ज उसी स्ट्रेंथ से इसको इधर रिपेल करता है। और वो कितना होगा, F12 या F21 दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर, यानी F12 और F21 सेम है। पहला क्राइटेरिया तो फुलफिल कर रहा है। अब देखो डायरेक्शन भी क्या है, अपोजिट। Q2 चार्ज पे इधर फोर्स लग रहा है, Q1 चार्ज पे इधर फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन भी क्या है, अपोजिट। एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, F21 फोर्स इस चार्ज यानी इस बॉडी पे लग रहा है, F12 यानी इस चार्ज यानी इस बॉडी पे लग रहा है। तो एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडी, ये क्राइटेरिया भी फुलफिल कर रहा है। नेचर शुड बी सेम, ऑब्वियसली ये भी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ये भी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो नेचर भी क्या है, सेम है।
इसलिए हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज एक्शन रिएक्शन पेयर। क्लियर? सेकेंड प्रॉपर्टी क्लियर हो गया। अब हम लोग थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी पे आते हैं। क्लियर? ये क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी कोलम्बियन फोर्स का क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइंस ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। बहुत सारे बुक में लिखा हुआ होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्शन रिएक्शन पेयर एंड इट सेंट्रल फोर्स, तो उसको एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी होता है। तो उसको अब देखें, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा है वो इसी लाइन के अलोंग, यानी इसी लाइन के अलोंग ही तो एक्ट कर रहा है, यानी इसी लाइन के पैरेलल या एंटी पैरेलल, अलोंग का मतलब पैरेलल या एंटी पैरेलल एक्ट कर रहा है। दो चार्ज को जो लाइन मिला रहा है उसी लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या एक्ट कर रहा है? एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। और ऐसा फोर्स जो एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस एक्ट करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स। वैसे लिखा हुआ क्या होता है बुक्स में? बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्शन रिएक्शन पेयर एंड एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। तो उसका मतलब क्या होता है कि ये जो फोर्स लग रहा है ना एक्शन रिएक्शन पेयर जो है ऐसे भी तो हो सकता था, एक पे F21 इधर लगता और F12 नीचे लगता, बट ऐसा तो है नहीं, ये अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस ही एक्ट कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रल फोर्स। बात समझ में आ रही है? एक्शन रिएक्शन पेयर अप और डाउन भी तो हो सकता है, लेकिन वो इस लाइन के क्या हो जाता? जॉइनिंग द टू चार्ज जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर हो जाता। आई थिंक बात तो आपको समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, दो चार्ज को जो लाइन ज्वाइन करता है उसके पैरेलल एक्ट करता है या अलोंग एक्ट करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी पे आते हैं। सारा प्रॉपर्टी इसमें जो है आपको याद रखना है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड आता है। ठीक है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज के बीच तीसरे चार्ज के होने या ना होने से बदलता नहीं है, डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब देखो, मान लो मान लेते हैं यहाँ पर एक चार्ज प्लस Q1 है और दूसरा चार्ज माइनस Q2, तो इनके बीच में फोर्सेस क्या है? ये F12 और F21 कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स, यानी इनके बीच में क्या है? लव है। अब आप देखो, इनके बीच तो लव है, ठीक है, प्लस Q1 और माइनस Q2 इनके बीच क्या है? लव है। इसी बीच इनके बीच कोई थर्ड आ जाता है वो नेगेटिव चार्ज के साथ। ठीक है, तो अब देखो, ये तो प्लस Q1 है और ये माइनस Q3, कोई तीसरा आ गया इनके बीच, तो अब इनके बीच भी तो क्या? अब इनके बीच भी कैसा फोर्स एक्ट होने लगा? अब इनके बीच भी अट्रैक्टिव फोर्स लगने लगा, यानी इनके बीच भी लव स्टार्ट हो गया। लेकिन इनके बीच जो लव जो स्टार्ट हुआ ये वाला, इससे इस वाले लव पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यही चीज़ ये प्रॉपर्टी बताता है। ठीक है, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में ऐसा होगा तो मार हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर। बाय।